बड़ा एक रोमांच मुझे लग रहा था कि पत्रकार कितना बड़ा एक प्रतिष्ठा वाला एक माध्यम है। उसमें जो पॉलिटिकल खबरें हुआ करती थी वो मुझे बड़ा प्रभावित करती थी। साइकिल थी, पूरे शहर का चक्कर लगाया जहां तक मैं जा सकता था। आज तो किसी भी रिपोर्टिंग में दस्तावेज इकट्ठा करना बड़ा आसान है। वर्क फ्रॉम होम मैंने ही किया। अच्छा। मैंने अपने घर से ही टेलीफोन की आविष्कारक हैं आप वर्क फ्रॉम होम का। पत्रकारिता की बहुत बड़ी सफलता ये कही जाएगी कि हमने एक बहुत बड़े वकील को जो अपनी बात से झुठला रहे थे उनको आईना दिखा दिया। जैसे मैं 87 में आया स्वदेश में, तो आप आश्चर्य करेंगे 3 महीने मैंने फ्री में काम किया। प्रदीप मांढरे जी का जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में विश्लेषण होता है वह इतना हटकर होता है कि उसकी चर्चाएं लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन मैं इसको अपनी दृष्टि से देखूं, आकलन की दृष्टि से देखूं, तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी को इससे फायदा नहीं होने वाला। मैं तटस्थ पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं। कई लोग मुझसे नाराज भी होते हैं कि आप सिंधिया जी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। तो तटस्थ पत्रकारिता कोई चाहता नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि कोई नहीं चाहता। जैसे ही आप तटस्थ लिखते हैं तो आप ना तो घर के रहते हैं ना घाट के। ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा नाम है रवीश कुमार, उनको क्या मानते हैं आप? देखिए, रवीश कुमार कभी अभी तो देखें तो तटस्थ पत्रकार बिल्कुल भी नहीं है। जब मोदी सरकार को जनता पसंद कर रही है तो ये पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। मुझे समाचार के लिए ही मरना है, समाचार के लिए जीना है, समाचार के लिए जीना है। आर्थिक चुनौती, लड़का लड़की आपस में रह रहे हैं और पसंद भी कर लिया, शादी भी होने वाली है, हो सामाजिक विसंगति को ये इस चीज को हम पत्रकारिता तभी कर सकते हैं जब हम साउंड होंगे आर्थिक रूप से। जी, थोड़ा बहुत इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि आपने बात करी और उसको मिर्च मसाला लगा के ऐसे छाप दी, तो चल रहा है। और आप जब तटस्थ हैं हाँ, तो दोनों पक्षों में से विरोधी हैं आप। बहुत ज्यादा वो कुछ तो भी छाप दिया। ग्वालियर के जाने माने पत्रकार जिनकी खबरें पूरे ग्वालियर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और कई बार देश तक में हलचल मचाती हैं। नमस्कार, द इंग्लिश पोस्ट के खास प्रोग्राम अनुभव एक पत्रकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक विशेष सीरीज हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हम शहर के और प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका पत्रकारिता का क्या अनुभव रहा और किस तरह से उन्होंने पत्रकारिता में तमाम संघर्षों के बावजूद एक मुकाम हासिल किया है, उस पर चर्चा करेंगे। उनके पत्रकारिता की यात्रा पर चर्चा करेंगे। और आज इस पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं ग्वालियर के जाने माने पत्रकार जिनकी खबरें पूरे ग्वालियर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और कई बार देश तक में हलचल मचाती हैं। ग्वालियर हलचल के नाम से सांध्य दैनिक का संचालन कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 39 वर्ष हो चुके हैं और 24 साल से लगातार सांध्य दैनिक ग्वालियर हलचल का प्रकाशन कर रहे हैं। तो प्रदीप मांढरे जी, स्वागत है आपका अनुभव एक पत्रकार। थैंक यू। एक विशेष कार्यक्रम, और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में वो अनुभव हम प्रयास करेंगे आपके दर्शकों तक ले जाने की और खासकर उन युवा लोगों तक ले जाने की जो पत्रकारिता में कुछ आगे मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो पहले तो थोड़ा बताएं कि 39 साल का एक लंबा आपका अनुभव रहा है, एक इतनी लंबी अनुभव यात्रा है, किस तरह से शुरुआत हुई थी? कैसे आपके मन में एक विचार आया कि पत्रकार बनना है? किस तरह रही आपकी ये शुरुआत? धन्यवाद इंगले साहब, आपने मुझे यहाँ मौका दिया इंटरव्यू के लिए। मैं अपना पत्रकारिता का जो दुनिया है वही दुनिया मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो पत्रकारिता के लिए ही आया हूँ। पत्रकार बनना मेरा, जब से मैंने एक बुद्धि वाली आंखें होती हैं वो खोली हैं, तब से मुझे लगा कि मुझे पत्रकार ही बनना है। और मुझे याद है जब 15 साल के आसपास का मैं होऊंगा, उस समय धीमी गति के समाचार बुलेटिन रेडियो पर आते थे, ऑल इंडिया रेडियो पर। और धीमी गति के बुलेटिन समाचार इसलिए आते थे कि जो छोटे लघु समाचार पत्र हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, छोटे मतलब जिनके पास साधन कम है, वो आराम से समाचार नोट कर लें और उसको अपने अखबार में, अपने मैगजीन में ये दें।
तो मैं बड़े ध्यान से उसको सुनता था और फिर मुझे लगा कि इसको मुझे नोट भी करना चाहिए। नोट तो बात की बात है, मैं सुनता था और मैं देखता था कि पत्रकारिता में बड़ा महत्व मुझे लगा। वो ऐसे कि कोई भी वीवीआईपी है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो पत्रकारों से बात कर रहा है, पत्रकारों को बताया, कोई वैज्ञानिक ने अपनी उपलब्धि है, पत्रकारों को बताया। तो मेरा जो किशोर मन था वो मुझे बड़ा एक उद्वेलित कर रहा था, बड़ा एक रोमांच मुझे लग रहा था कि पत्रकार कितना बड़ा एक वो है, एक प्रतिष्ठा वाला एक माध्यम है, एक व्यवसाय कहो। अब व्यवसाय इतना तो मुझे नहीं लगता था कि अपने को ये बनना ये है, मतलब ये है कि लगता है यार पत्रकार बहुत बड़ी बात है समाज में। अच्छा, हम कोई हमारा एक जो जिस परिवार से आते हैं वो कोई संपन्न परिवार भी नहीं था, तो साधन कम थे, जैसे तैसे काम चलता था। तो मुझे लगा कि हाँ, पत्रकार मुझे बनना चाहिए, मुझे इस लाइन में आना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर मुझे इस ओर मैंने और अपनी जानकारी बढ़ाई। और उस समय तो अखबार भी ज़्यादातर अखबारों के लोगों के घरों में नहीं आते थे, हमारे घर भी नहीं आते थे, तो हमें अखबार पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, बहुत दूर। फिर वहाँ बड़े उससे अखबार पढ़ते थे चाव से, जितने चाव से मुझे लगता है कि मैंने कभी अपने स्कूल की कॉलेज की किताबें भी नहीं पढ़ी हैं, मैंने अखबार बड़े चाव से पढ़ा। उसमें जो पॉलिटिकल खबरें हुआ करती थी वो मुझे बड़ा प्रभावित करती थी, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था। खेल की खबरों पर, खेल की पत्रकारिता का मुझे वास्तव में बिल्कुल मुझे इतना नहीं रहा, ये बात मुझे ये है कहना, मैं कोई संकोच नहीं है। अब मैं जब ग्रेजुएशन मेरा लगभग हुआ तय तो मैंने कर ही लिया था कि मुझे आना ही है इस लाइन में। तो ग्रेजुएशन हुआ तो फिर मैंने आना, इस लाइन में आने के लिए मैंने प्रयास किए और स्वदेश में मुझे फिर अवसर मिल गया। तो 1987 में मैंने स्वदेश ज्वाइन किया। और उससे पहले जब मैं बीए कर रहा था तो गाजियाबाद का हिंडन एक्सप्रेस था, वीकली अखबार था, वहाँ मुझे संवाददाता बनने का वहाँ से मुझे मौका मिला था। तो मुझे याद है 86 की बात है कि शायद ग्वालियर बंद था और मैं बड़ा रोमांचकारी, मतलब मैंने इसको समझा, इसको अपनी रिपोर्टिंग को, और मैंने पूरे शायद वो साइकिल थी, पूरे शहर का चक्कर लगाया जहाँ तक मैं जा सकता था, पढ़े और कहाँ बंद है क्या है। फिर मैंने वो खबर वहाँ इंडियन एक्सप्रेस को भेजी, अब मुझे ध्यान नहीं है शायद टेलीफोन से भेजी या मैंने डाक से भेजी, तो मुझे इतना ध्यान की भेजी। तो देखा जाए तो 1987 जो है वो मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण समय आया जब मैंने स्वदेश अखबार ज्वाइन किया, और इस तरह से मेरी पत्रकारिता की वास्तविक शुरुआत हुई। स्वदेश से शुरुआत हुई, फिर भास्कर तक भी पहुंचे। जी, भास्कर के भी कुछ अनुभव हैं आपके, कई बार आपकी रिपोर्टिंग से खलबली भी मची और संपादक साहब भी आपके थे, उनसे कुछ शायद डांट भी पड़ी, ऐसे भी कुछ चर्चाएं हैं, थोड़ा उस बारे में भी बताएं। देखिए, अब आज तो किसी भी रिपोर्टिंग में दस्तावेज इकट्ठा करना बड़ा आसान है। एक तो हमेशा आपके हाथ में ही रहता है मोबाइल, तो वो पहली झटके में ही दस्तावेज आपके हाथ में आ गए, फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में, कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में। उस समय तो नहीं था ऐसा। तो एक ही घटना मैं बताऊंगा, कई घटनाएं हालांकि ऐसी हैं। शायद 91 की बात थी, 92 की ऐसी कुछ बात है। एडिशनल एडवोकेट जनरल थे ग्वालियर हाई कोर्ट के, PN केलकर, शायद वो बाद में बने हैं या मुझे ध्यान नहीं, उस समय पहले बने हैं क्या है। तो वो उनकी इच्छा थी कि ग्वालियर दक्षिण, जो आजकल ग्वालियर दक्षिण बोलते हैं, वो उस समय ग्वालियर पश्चिम हुआ करता था। उनकी इच्छा थी कि पश्चिम में मैं चुनाव लड़ूं बीजेपी की ओर से। तो अच्छा, उस समय बहुत बड़े नेता थे शीतला साहे जी। तो शीतला साहे को पटकनी देना अंदर ही अंदर बड़ा मुश्किल था जी। शीतला साहे उस समय वहाँ विधायक भी थे वहाँ के। तो अब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं वहाँ अपने घर पर ही मैं वो कर रहा था, क्या बोलते हैं आजकल, वर्क फ्रॉम होम जी। तो देखा जाए, मुझे गर्व से मैं कह सकता हूँ कि पहला वर्क फ्रॉम होम मैंने ही किया। अच्छा। मैंने अपने घर से ही टेलीफोन की, आविष्कारक हैं, आविष्कार तो नहीं लेकिन वर्क फ्रॉम मैंने अपने घर से किया पहला। मैं आजकल तो कंपनियां
में जो आईटी सेक्टर के जी। लोग हैं वो घर से करते हैं, जी लेकिन मैंने 1991-92 के आसपास मैंने घर से ही किया। बहुत बड़ी बात है। वहीं से जी। मैं रिपोर्टिंग मतलब टेलीफोन पर मैंने जानकारी ली और फिर मैंने वो एक घर पर ही एडमिट था मैं एक लगभग, और मैं वहीं से मैं खबरें भेजता था। अब मुझे मेरे पास ये राम नारायण दुबे रम्मू है, बीजेपी के युवा नेता थे उस समय, आजकल सीनियर हो गए हैं। तो वो एडवोकेट पीएन केलकर को लेकर आए। मुझे पहले बात हो गई थी क्या पीएन केलकर का इंटरव्यू लेना है या उनके बारे में छापना है, ताकि जैसे आप जानते ही हो ताकि नाम बढ़े। जी दक्षिण पश्चिम की बात थी। अब वो आए मेरे यहाँ और इंटरव्यू भी जैसे चल ही रहा था, बातचीत जैसी ये। अब उन्होंने मुझे सीता साई के खिलाफ बोला। तो खिलाफ इसलिए बोला कि सीता साई ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या उनको टिकट मिलेगा वहाँ पश्चिम में बीजेपी को नुकसान होगा, इस प्रकार की बातें। तो अच्छा, मेरे पास मैंने अपना इंटरटेनमेंट के लिए 2-in-1 उस समय आया करते थे। जी जी। तो वो मैंने अपने पास में रख लिया था। जी। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि पूरे बातचीत में ये सीता साई की ही बुराई कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल नेता के रूप में, विपक्षी नेता भी नहीं है, एक ही पार्टी के हैं। साई जी का बड़ा कद था। आपको याद हो शीतल साई जी 77 में मंत्री रहे थे। जी। तो फिर मैंने अपने संपादक जी से बात की, एलन शीतल जी से, ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा लिख दो खबर। मैंने लिख दी। तो अब पूरी खबर का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये है कि सीता साई के खिलाफ उन्होंने बोला, ऐसा कुछ वो था पीएन केलकर ने। अब वो जाहिर है उसका माध्यम तो अखबारी थे उस समय, और कुछ तो था नहीं। 91-92 की बात है, अल्लाह होना था। नोटिस भी मिल गए केलकर को कि आपने कैसे सीता साई के खिलाफ बोल दिया, आप जवाब दें, ये दें। तो उस समय सीता साई पार्षद भी शायद रहे थे। तो उन्होंने पीआरओ थी मैडम आशा सिंह जी, उनके माध्यम से मतलब ये नहीं पीआरओ ने मुझे नोटिस दिया, मतलब उनके यहाँ वो करवाया टाइप तो, और वो मुझे नोटिस आ गया संपादक को कि ये खबर गलत है जी। संपादक एलन शीतल ने मुझे बुलाया कि प्रदीप ये क्या है, नोटिस आ गया है, खबर गलत है आपकी। तो तुरंत दिमाग में मेरे आया और मैंने कहा कि साहब मेरे पास तो सबूत है। बोले क्या है? मैंने कि मैं इंटरटेनमेंट के लिए 2-in-1 में इस्तेमाल करता हूँ, मेरे घर पर ही वो करता हूँ। और उस समय जो आए थे देखने, तो मैंने इंटरव्यू जो दे रहे थे, मैंने बटन दबा के रिकॉर्ड कर लिया। तो उन्होंने कहा ये दे दो खंडन इस प्रकार का। मैं दे दिया, मेरे पास ये सबूत हैं, इस प्रकार से ये है। तो आप आश्चर्य करोगे, इंग्लिश आए, बहुत बड़े वकील हैं वो, बहुत बड़े वकील थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल बने उस समय, बड़ा नाम था। शासन 92 की बात तो पटवा का शासन था। तो उन्होंने देखा जब इसके पास 2-in-1 था, उस समय क्या हुआ, रम्मू दुबे ने भी उनको समझा दिया, हाँ भाई साहब हो सकता है कि प्रदीप के पास ने रिकॉर्ड कर लिया, अपन ज्यादा कुछ मामले को तूल देंगे तो और कहीं बात नहीं हो जाए। जी। तो मेरी बहुत बड़ी सफलता, पत्रकारिता की बहुत बड़ी सफलता ये कही जाएगी कि हमने एक बहुत बड़े वकील को, जो अपनी बात से झुठला रहे थे, उनको आईना दिखा दिया कि पत्रकारिता है जी। तो देखिए, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि जब भी हम कुछ खबरें लगाएं, तथ्य और प्रमाण हमारे पास होने चाहिए, अन्यथा आ बैल मुझे मार की स्थिति हो जाती। अच्छा ये बताएं, देखिए क्योंकि एक लंबा समय आपका है, उस समय आप बात कर रहे हैं सन 86 और 87 की, उस समय की पत्रकारिता में ये सब डिवाइसेस नहीं थे, संसाधन नहीं थे, साइकिल से पूरे शहर में घूमना और खबरें खोजना, और एक आज की पत्रकारिता है। तो किस तरह से एक अंतर देखते हैं, किसको बेहतर मानते हैं आप, क्या मतलब तुलना करेंगे? देखिए, एक अंतर बिल्कुल भी नहीं है कि उस समय भी पत्रकार बनना नहीं चाहते थे लोग, और आज भी पत्रकार बनना नहीं चाहते हैं जी। मतलब जो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है पत्रकारों की कमी हो जी, पत्रकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पत्रकार नहीं बनना चाह रहे हैं ये भी है। तो अब आप ही तय करो कि मैं सही, पहली बात मेरी सही है कि दूसरी बात मेरी सही है। ये बात सही है कि जो अच्छे युवा हैं, अच्छे युवा से मेरा मतलब है पढ़े लिखे युवा हैं, जो वास्तव में पत्रकार को, अपना पत्रकारिता को व्यवसाय बनाना चाहते हैं, वो पहले भी नहीं इस लाइन में आए, अभी भी नहीं आए, धोखे से आ गए। एक आध हम जैसे जरूर है कि बिल्कुल ही हमने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए हमें पत्रकार ही बनना है, लेकिन औरों के साथ ऐसा नहीं था। और इसलिए भी वजह ये है कि क्या होता है, जैसे वकालत है जी, अब कितना भी बड़ा वकील है,
अच्छे उसने संस्थान से एलएलबी एलएलएम किया हो, शुरुआत में तो उसको अगर वकालत करनी है तो एक प्रकार का कचहरी की सीढ़ियाँ ऊपर जी। नीचे करना पड़ती जी। हैं, चक्कर करना पड़ते जी। हैं और अच्छे उसको क्लाइंट भी नहीं मिलते हैं। हम्म। ऐसी वकालत, ऐसी ये पत्रकारिता की बात है। 4-5-6 साल तो आपको अपनी जेब से ही पैसे लगाना है। जैसे मैं 87 में आया स्वदेश में, तो आप आश्चर्य करेंगे 3 महीने मैंने फ्री में काम किया और 8 घंटे काम किया। जी। तो कोई मामूली बात नहीं थी। आज की तारीख में मुझे नहीं मिलता लगता कि एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो 3 महीने फ्री में काम कर ले। तो 3 महीने मैंने फ्री में काम किया, 8 घंटे फ्री में काम किया। सुबह साइकिल से जाना, 10 बजे शाम को आना, और जब वहां से आते तो थक जाते थे क्योंकि पूरा काम। वो चुनौतियां आज भी हैं। उस समय की पत्रकारिता हाँ। और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर? अब अंतर की बात करें, जैसे उस समय क्या प्रिंट मीडिया के पत्रकार ज्यादा थे, तो वो एक सीखते थे हिंदी, क्योंकि हिंदी भी नहीं सीखेंगे तो फिर बात ही नहीं बनेगी। अब चूंकि आज प्रिंट मीडिया में कम लोग आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ उनको सीखने की जरूरत नहीं है हिंदी। और उनको अच्छा, जहाँ तक विजुअल मीडिया की बात है तो टीवी उनके घर है ही, उनके पास डिजिटल मीडिया है ही। उन्होंने देखा ऐसा ऐसा इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं, वो सीख ही रहे हैं। डिजिटल मीडिया से काफी अवसर मिल रहे हैं। तो बस ये इतना अंतर जरूर है कि आज पत्रकारों की हिंदी जरूर कमजोर है। बाकी रिपोर्टिंग तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा रिपोर्टिंग आज मजबूत हुई है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले रिपोर्टिंग अब ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि हिंदी यदि वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस भाषा में भी आप पत्रकारिता कर रहे हैं उस भाषा पे मजबूत पकड़ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाषा ही आपके जो भावनाएं हैं, आपके जो भी कंटेंट है उसको प्रस्तुत कर रही है। बिल्कुल। पांडे जी, एक थोड़ा सा प्रश्न, क्योंकि अभी अपनी जैसे भाषा की बात चल रही है कि भाषा पे पकड़ होना बहुत आवश्यक है, और जिस तरह से आपने बताया कि आज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा लोग हैं, तो किसे बेहतर मानते हैं? एक प्रिंट मीडिया भी है, पहले वही हुआ करती थी केवल, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, ब्रेकिंग का ज़माना हो गया है, तुरंत देने का ज़माना हो गया है। किसे बेहतर माने, किसे प्रमाणिक माने? युवाओं को यदि जाना है, या आज हमारे जो जनता भी है, तो वो किस पे ज़्यादा भरोसा करे, किसको बेहतर माने? देखिए, आप किसे बेहतर माने ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि हमें अवसर कहाँ मिल रहा है। मान लीजिए मुझे मैगजीन में अवसर मिल रहा है, तो मुझे मैगजीन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैगजीन में तो डेली न्यूज नहीं चाहिए, वहाँ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट चाहिए, वहाँ ऐसी खबरें चाहिए जो 7 दिन में 15 दिन में कहीं नहीं आई हों विश्लेषण के रूप में। देखो, कोई स्पेशल रिपोर्ट होती है तो भी आदमी उसको खबर के रूप में ही देखता है, वो ये नहीं बोलेगा कि ये स्पेशल रिपोर्ट है। मान लीजिए स्पेशल रिपोर्ट है और दूसरी जगह खबर स्पेशल रिपोर्ट आ गई, तो काहे की स्पेशल रिपोर्ट? तो खबर भी है वो भी स्पेशल है, स्पेशल रिपोर्ट है वो भी स्पेशल है। स्पेशल का मतलब ये है रिपोर्टिंग में, पत्रकारिता में, कि वो कहीं नहीं आई हो। तो पत्रकार को जैसा अवसर मिल रहा है, मान लीजिए पत्रकार डिजिटल मीडिया में है, क्योंकि आजकल न्यूज अखबार में अवसर कम है, अखबार में पैसे भी कम मिल रहे हैं, अखबार में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। ऐसी जो न्यूज चैनल है वहाँ भी आपको मालूम ही स्थिति क्या है। स्टिंग, वो कौन से वो संवाददाता बोलते हैं, स्टिंगर्स, हाँ, वो है, तो उनको भी तनख्वाह तो है ही नहीं है। ब्यूरो को भी तनख्वाह की स्थिति है। तो ज्यादातर मैंने देखा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने डिजिटल मीडिया खोल दिए हैं। बात यहाँ युवा की हो रही है। युवा क्या करें? युवा तो ये है कि युवा पहले पत्रकारिता के हर सब्जेक्ट पर ध्यान दें, रिपोर्टिंग पर ध्यान दें, एडिटिंग पर ध्यान दें, फोटोग्राफी भी उन्हीं को करना पड़ रही है, वीडियोग्राफी भी उन्हीं को करना पड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, एक तो हमने शुरू में कहा कि भाषा पर हमारी पकड़ हो, खूब अभ्यास हम करें। वो तो प्रिंट मीडिया से ही आएगा, हाँ, लेखन क्षमता वहीं से बढ़ेगी। आजकल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग आ गए, यार हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो बोलना है, लेकिन बोलना तो है आपको। बोलने से पहले स्क्रिप्ट तो आपको मनी मन तैयार करना पड़ेगी ना। स्क्रिप्ट जब आप लिखेंगे ही नहीं तो जिस विषय पे जिसका इंटरव्यू लेना है उस विषय का ज्ञान आपको अपने हेडक्वार्टर में देनी है, आपको स्टूडियो में भेजनी है, वहां भी तो आप टाइप कर ही भेजेंगे। तो आपको भाषा पर तो पकड़ बनाना पड़ेगी। और भाषा के साथ साथ जो समाचार का जो मेन मुख्य बातें होती हैं उस पर ध्यान रखना है, ज्यादा लाग लपेट उसमें नहीं हो। क्योंकि समाचार है ना, समाचार सूखा समाचार को बोलते हैं, सूखा, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और समाचार को आपको बेहतरीन बनाना, पहले आप समाचार दीजिए, फिर उसकी फॉलो अप दो। जब फॉलो अप दो तो फिर उसमें आप कई प्रकार की चाशनी उसमें डाल सकते हो, लेकिन कैसी भी चाशनी हो, कैसे भी कुछ हो, दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, प्रमाण आपके पास होना चाहिए।
तब मजा आता है, तब कोई ये नहीं कहेगा कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो, तब कोई ये नहीं कहेगा कि आप खबर को झूठी दे रहे हो। जी, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। और वास्तव में भाषा जो है उस पर तो पकड़ होनी ही चाहिए। साथ में अभी आपने बात की कि विश्लेषण, और मैं दर्शकों को बता दूं, जब विश्लेषण की बात होती है तो प्रदीप मांडरे जी का जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में विश्लेषण होता है वह इतना हटकर होता है कि उसकी चर्चाएं लंबे समय तक चलती हैं। तो थोड़ा सा विश्लेषण का उदाहरण मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। तो मांडरे जी अभी हाल ही में अमित शाह आए हुए थे ग्वालियर, और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को राजा साहब कहकर संबोधित किया। तो उनके इस तथ्य को किस तरीके से आप जो है अपने शैली में विश्लेषण करके बताएंगे? देखिए, अमित शाह जी ग्वालियर आए। अमित शाह भारत के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर नेता हैं जी। और वो कुछ भी बोलते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि भाजपा की ये लाइन है जी, ये सरकार की लाइन है जी। तो मैं भी वहीं इस कार्यक्रम में था रिपोर्टिंग की दृष्टि से। और ये मैं आपको बता दूं शुरू में कि 1987 से आज तक मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जी, भले ही मैं संपादक हूँ। तो ये क्योंकि पत्रकार की मेन पहचान है रिपोर्टिंग। जी। खैर, अब मैंने देखा, मैंने सुना, हमने आपने भी सुना, आप भी वहीं थे कि उन्होंने बोला हमारे मेरे साथ के मंत्रिमंडल में गुना के सांसद जी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो जाहिर है जो समर्थक उनके, सिंधिया जी की खास बात यह है कि सिंधिया जी जहाँ भी जाते हैं उनके समर्थक हजारों की संख्या में, वहाँ हजारों तो नहीं लेकिन खूब सारे रहते हैं, खूब रहते हैं। वो उनकी एक अलग अपना मैनेजमेंट है जी। और राजनीति में मैनेजमेंट ही जरूरी है। राजनीति में काम आप कितने भी करो। तो वाहवाही होने लगी, जाहिर था। और मैसेज भी चला गया कि इन्होंने इनकी हाइट बढ़ा दी, कद बढ़ा दिया। और उसके पहले मैं देख रहा था जब जो बिजनेसमैन थे उनको जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, प्रशस्ति पत्र, तो एक मैंने देखा एक दृश्य में कि अमित शाह जी एक बिजनेसमैन से कह रहे हैं इनसे लीजिए सर्टिफिकेट लीजिए, सिंधिया जी से। मतलब वहां भी उन्होंने सिंधिया जी का ध्यान रखा। वहां भी सिंधिया जी का। तो देखो यही बहुत बड़ी बात होती है कि कौन कह रहा है, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह यानी कि मोदी जी, मोदी यानी अमित शाह। तो एक चीज मैंने वहां पकड़ी। दूसरा उन्होंने राजा साहब कहा, तो राजा साहब कहने से महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनके समर्थक महाराज भी कहते हैं। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, बात लगभग एक ही है जी। लेकिन मैं इसको अपनी दृष्टि से देखूं, आकलन की दृष्टि से देखूं, तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी को इससे फायदा नहीं होने वाला जी। सिंधिया जी को इससे मतलब नुकसान की संभावना मुझे दिख रही है जी। हो सकता नहीं भी नुकसान हो, क्योंकि हमने देख ही चुके हैं कि सिंधिया जी को शिवपुरी संसदीय चुनाव में एक बार हार का सामना करना पड़ा था। और वो बात यही आई थी कि या राजा और रंक की लड़ाई थी, तो रंक वहां जीत गए थे केपी यादव, राजा वहां पर हार गए थे सिंधिया जी, है ना। तो कहीं ये बात नहीं फैल जाए कि सिंधिया जी को अभी भी बीजेपी राजा मान रही है। और एक तरफ हम ओबीसी की बात करते हैं, 60% 70% ओबीसी हैं। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग मतलब जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो समाज की मुख्य लाइन में नहीं आ पा रहा है, जो बड़े बड़े पद पर नहीं है। तो सरकार ऐसी लोगों की चिंता करने की जगह राजाओं की चिंता कर रही है, राजाओं के नंबर बढ़ा रही है, ये बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श मानती है। ये बहुत बड़ी बात कही आप। बीजेपी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मानती है जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने 500 से अधिक राजाओं को लोकतंत्र की छतरी के नीचे लाया जी। 500 से अधिक राजाओं को बिल्कुल लोकतंत्र की छतरी के नीचे लाया। और ये लाना इतना आसान नहीं था। क्यों राजा क्यों चाहेंगे कि हम लोकतंत्र में आए? राजा यानी उनके सामने प्रजा। तो कई राजाओं ने अनमने भी हुए। कई राजा ऐसा सुनने में आया, ग्वालियर के भी कुछ थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानती है भाजपा, तो सब राजा उनकी लोकतंत्र की छतरी के नीचे आ गए। तो आज लोकतंत्र इतना पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, और आज 78 साल लोकतंत्र हो गए हैं। तो मुझे बताओ, लोकतंत्र में राजा का कोई स्थान है? संविधान जो लिखा गया है उसमें राजा शब्द कहीं है? तो मतलब अमित शाह जी ने जो कह दिया महाराज शब्द कहीं है? वल्लभ भाई पटेल से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर राजाओं को लोकतंत्र में ला रहे हैं और उन्हीं को मानने वाले अमित शाह
उनको राजा दोबारा से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ कि मैं सिंधिया जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अपने आकलन की दृष्टि से बता रहा हूँ। मैं तटस्थ पत्रकारिता में विश्वास रखता हूँ। कई लोग मुझसे नाराज भी होते हैं कि आप सिंधिया जी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। मैं सिंधिया जी को एक ऊर्जावान नेता के रूप में देखता हूँ और मेरा हमेशा से मानना है कि सिंधिया जी की आगे की राह, जो राजनीतिक राह है, वो बहुत ज्यादा उज्जवल है। हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने, हो सकता है वो आगे केंद्र में और ज्यादा उनको वो मत मिले। माधवराव सिंधिया जी के लिए भी यही बातें थी और वो सही भी निकली। तो मेरा ये कहना है कि जीवाजी राव सबसे आखिरी राजा थे ग्वालियर स्टेट के। जीवाजी राव नियम के मुताबिक ग्वालियर स्टेट के सबसे आखिरी राजा थे। उसके बाद तो राजा कोई है ही नहीं। माधवराव को भले ही आप महाराजा मानते रहो, कुल मिलाकर माधवराव भी महाराज नहीं थे, तो ये क्या राजा कैसे होगा, ये बात। कुल मिलाकर देखिए, पूरा आपने देखे, मैंने बोला अलग अंदाज रहता है विश्लेषण का। तो जो अभी हाल ही की घटना हुई कि अमित शाह ने, गृह मंत्री हैं, सुपर पावर हैं देश के, और जब वो यदि किसी को राजा साहब कह रहे हैं तो आप मायने समझ सकते हैं कि वो सिंधिया जी को कितना तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन मांडे जी ने एक अलग ही विश्लेषण किया है और इसी विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मांडे जी, इतने लंबे कार्यकाल में, क्योंकि जिस तरह से आप विश्लेषण करते हैं, और अभी आपने बोला भी कि कई लोग आपको सिंधिया जी का विरोधी समझ लेते हैं, तो ऐसे ही कई बार जब आपके विश्लेषण छपते हैं तो आपके ऊपर इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि आप पक्ष की बात कर रहे हैं। तो तटस्थ पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण है और कितना आपको साबित कर पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, अकेले सिंधिया जी की बात नहीं है, देखा जाए तो तटस्थ पत्रकारिता कोई चाहता नहीं है जी। अब जैसे पूरी देश की, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि कोई नहीं चाहता पूरी देश की पत्रकारिता। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ जी, क्योंकि पत्रकारिता का मेन बात यही कि आप उसको प्रमाण के साथ पेश करो। प्रमाण के साथ पेश करोगे तो कोई खंडन की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। पूरे देश में आजकल पत्रकारिता दो भागों में बंट गई है कई सालों से। गोदी मीडिया, जिसको मोदी समर्थक माने जाता है, और विरोधी मीडिया, जिसको मोदी विरोधी माने जाते हैं। अब हम गोदी मीडिया बहुत से सब जानते ही हैं। मोदी विरोधी जो मीडिया है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को उठाकर देख लो न्यूज के, हमेशा शुरू से लेकर, सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी के खिलाफ लिखते हैं जी। और क्या कहते हैं कि साहब हम तो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सरकार के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएंगे। जनता की आवाज कौन उठाएगा? जी बिल्कुल। जनता की आवाज ये नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ बोलो, जनता की आवाज ये है कि जनता के लिए कोई अच्छा काम भी हो रहा है वो भी आपको दिखाना है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा वो भी आपको दिखाना है। तटस्थ पत्रकारिता होनी चाहिए, जो आज नहीं हो रही है, ना तो गोदी मीडिया की ओर से हो रही है, ना ही जो मोदी समर्थक, मोदी विरोधी जो है उनकी ओर से। इसमें मैं थोड़ा बीच में आपको टोकूंगा कि देखिए, होता क्या है कि आप पत्रकारों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो दो भागों में बटे हुए हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ देश की जनता भी दो भागों में बटी हुई है। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए क्या है कि जब आप मोदी के पक्ष में लिखेंगे तो जो मोदी समर्थक हैं वो आपकी रीच बढ़ाएंगे, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके पेज की हो, टीआरपी बढ़ेगी, वो लोग देखेंगे। और आप मोदी सरकार के विरोध में लिखेंगे तो वो एक धड़ा है जनता का ही, वो आपको बहुत पसंद करेगा। लेकिन जैसे ही आप तटस्थ लिखते हैं तो आप ना तो घर के रहते हैं ना घाट के। ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक सही पत्रकार होगा, एक सही इंसान होगा, वो हमें सच की बात करेगा जी। उसको अपने वो उसूलों पर चलेगा जी। उसको ये मतलब नहीं कि मुझे बुराई लिखने पर मुझे ज्यादा समर्थन मिल रहा है जी, मुझे किसी की चापलूसी करने पर ज्यादा समर्थन मिल रहा है। आपका कहना सही है, लेकिन हमें पत्रकारिता के मानदंडों का पालन करना ही है, क्योंकि हम इसी उद्देश्य से इस लाइन में आए हैं। भले ही हमें कम समर्थन मिले, भले ही हमें कम वो मिले, लेकिन जो बात है तटस्थता की, वही हमें लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, अर्नब गोस्वामी जी, जो रिपब्लिक के मालिक हैं, प्रधान संपादक हैं। अब आज के उनके कुछ समय से पिछले एक आध हफ्ते में थोड़ा सा मुखर हो गए हैं। आपने देखो तो आज वो ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया से बाहर आ गए। 2014 के पहले वाले गोदी मीडिया से बाहर आ गए, तो बहुत उनको तारीफ मिल रही है। और एक आध दो वो मतलब बैलेंस भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोग पसंद नहीं करते हैं। एक बड़ा तबका, बड़ा भले नहीं हो, एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि तटस्थ का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग तटस्थता को गलत रूप में लेते हैं। तटस्थता का मतलब हो कि हम चुप है, ऐसा नहीं है। तटस्थता का मतलब ये है कि हम ना उधर है ना हम इधर है, हमें उनकी बात भी लिखनी है, हमें इनकी बात भी लिखनी है। ये अच्छा, लेकिन देखिए अर्नब जी पहले उधर थे, 2014 से पहले
बिल्कुल मुखर पत्रकारिता, फिर बीच में गोदी मीडिया बन गए, अभी कुछ समय से आप देख रहे हैं कि फिर उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो की बात चल रही है तटस्थ पत्रकारिता की, तो देश में एक बहुत बड़ा नाम है रवीश कुमार, उनको क्या मानते हैं आप? देखिए, रवीश कुमार कभी अभी तो देखें तो तटस्थ पत्रकार बिल्कुल भी नहीं है। आप एक कैप्सूल उनका न्यूज का उठाकर बता दो कि उन्होंने कभी मोदी सरकार के कभी अच्छे काम गिनाए हो। ऐसा तो नहीं है कि जब मोदी सरकार को जनता पसंद कर रही है तो ये पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप ठीक है, कई बातें सरकार गलत भी करती है, आप गलत बातें उनकी उठाओ जी। कई बातें सरकार गलत फेवर में करती है, उनकी बातें उठाओ। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम विपक्ष नहीं है जी कि हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते रहे, हम सरकार नहीं है कि हमेशा सरकार के पक्ष में रहे। हम बीच का माध्यम है, हम माध्यम है, माध्यम है समाचार, माध्यम है समाचार, हमें तटस्थ रहना है सभी पक्षों। तो रवीश कुमार मैंने बताया कि हमेशा मोदी के खिलाफ, हमेशा मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अरे भाई, सरकार के खिलाफ भी अगर आपको मान लीजिए लिखना है तो केरल में भी तो सरकार है वामपंथियों की, टीएमसी भी तो सरकार है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में भी सरकार है उसकी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो डीएमके की सरकार तमिलनाडु में, वहां के खिलाफ लिखो आप। जी जी जी। तो तटस्थता, एक पत्रकार को तटस्थता का जो मापदंड है वो अपनाना चाहिए, इसलिए कभी उस पर किसी प्रकार का ब्लेम नहीं लगेगा। लेकिन आरोप तो लगते ही है। यदि एक पक्ष का लिखेंगे तो दूसरा पक्ष आरोप लगाएगा, इस पक्ष का लिखेंगे तो वो पक्ष लगाएगा। 24 साल से आप अपना भी एक समाचार पत्र चला रहे हैं, ग्वालियर हलचल, जो हमेशा हलचल मचाता रहता है। एक खुद का अखबार चलाने में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, खासकर वित्तीय संसाधन? क्योंकि देखिए, पत्रकार जो आज संघर्ष कर रहे हैं तो सबसे बड़ा यही है कि वित्तीय संसाधन कैसे जुटाएं। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा 24 साल तक एक सांध्य समाचार का प्रकाशन करना? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ग्वालियर हलचल सांध्य दैनिक का संपादक भी हूँ, प्रकाशक भी हूँ, और आज इस अखबार को 24 वर्ष हो गए हैं। 24 वर्ष से मैं संपादक हूँ, प्रकाशक हूँ। तो एक गर्व की बात मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि वास्तव में लगातार गर्व की बात भी है, 24 साल लंबा समय, 24 साल लगातार अखबार का संचालन, और आप सबकी कृपा से, मेहनत से, सक्रियता से, सबके शुभकामनाओं से अखबार में किसी प्रकार का कोई बंधन, कोई रुकावट नहीं आई। ये भी एक वो है, जबकि इस बीच कई अखबार बंद भी हुए, कई अखबार, कोरोना काल आया तो बहुत ही खतरनाक काल था। बिल्कुल, वो तो कई पत्रकारों की नौकरियां भी गई। बिल्कुल, लेकिन वो ये सब के सहयोग से मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इसी लाइन के लिए ही आया हूँ, तो मैंने तय कर लिया है, आज भी करूंगा, मरते दम तक करूंगा। कि मुझे समाचार के लिए ही मरना है, समाचार के लिए जीना है, समाचार के लिए जीना है। आर्थिक चुनौतियां तो आती हैं, और हकीकत बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। मैं कई कार्यक्रमों में भी जाता हूँ तो मेरा दिमाग ऐसे ही रहता है कि वहां से कुछ खबर मिले। अब एक सज्जन को मैं देखने गया, साथ में पत्नी भी थी जी। तो उन्होंने ऐसा रेस्टोरेंट गठन किया कि मैं सुनकर दंग रह गया। उन्होंने बोला कि वो सज्जन 80 साल के समय हैं, उन्होंने बोला, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कि जब हमारी बातचीत हुई शादी की तो वो बोले कि मुझे, मेरे छोटे भाई ने कहा कि तुम लड़की को देखकर क्या करोगे, हम दिखाते हैं। तो मेरा छोटा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन लड़की को देखा है, पसंद भी कर लिया, और शादी भी हो गई, और आज कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उस चीज को पकड़ा, और एडिटोरियल रोज लिखना ही पड़ता है, और मैंने आज के संदर्भों से जोड़ा कि आज कितने तलाक हो रहे हैं, कितने रोज वैवाहिक संबंधों में रुकावटें आ रही हैं। तब जब लड़का लड़की दोनों कई एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, तब हो रहा है। मतलब एक तरफ वो है कि जिन्होंने लड़की को देखा नहीं हो, पसंद उनके भाई ने पसंद कर लिया, माँ ने पसंद कर लिया, शादी को आज 10 साल हो गए, अब वो उम्र के ढलान पर हैं। और ये मतलब कई एग्जाम्पल कि जहाँ लड़का लड़की आपस में रह रहे हैं और पसंद भी कर लिया, शादी भी होने वाली है, बड़ी सामाजिक विसंगति को आपने, ये इस चीज को मैंने जोड़ा, और मैंने यही कहा कि कुछ भी हो, समर्पण एक दूसरे का जब तक नहीं होगा तो ये बिखराव होता रहेगा। तो ये थोड़ा सा वहाँ वही रह गया कि आर्थिक समस्या कैसे जूझते हैं पत्रकार, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ज्यादातर पत्रकार जो हैं आज इस फील्ड में, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि युवा आना नहीं चाहते, तो युवा क्यों आएगा? क्योंकि जब युवा यदि कहीं और किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करेगा तो उसे 60-70 हज़ार लाख रुपए की नौकरी महीने की मिलेगी। पत्रकारिता में
उतनी आमदनी नहीं है, आप स्वयं का भी चला रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आर्थिक चुनौतियां कितनी बिल्कुल हैं। ठीक। तो मैं 96 में दैनिक भास्कर को हमने छोड़ा, 3 जी। पत्रकारों ने, जी। और फिर हमने अपना एक टीवी चैनल शुरू 3 किया। साथ में थे। 3 पत्रकार थे, टीवी चैनल शुरू किया GNT के नाम से, ग्वालियर न्यूज़ टीवी। जी। फिर उसमें चला वो आगे, उसमें कई प्रकार की बातें आई। फिर 2001 में हमने खुद ही अपना अखबार शुरू किया। 2001 से आज 24 साल जी। कंप्लीट हो गए अखबार का। मैं मतलब देखिए, ग्वालियर हलचल अखबार बाद में शुरू किया, हाँ, उससे पहले GNTV, जी, जो ग्वालियर का पहला इलेक्ट्रॉनिक चैनल लोकल लेवल पे। हाँ, मान सकते हो जी। ठीक है। अब वो दावा कोई खास बात ऐसी नहीं है जी। तो मैंने, जैसे आपने भी आर्थिक इसकी बात कही, तो हमने शुरू से ये तय किया था कि जब तक हम पत्रकारिता तभी कर सकते हैं जब हम साउंड होंगे आर्थिक रूप से। जी। और आर्थिक रूप से साउंड होने के लिए हमें 50% समाचार पर ध्यान देना है, 50% रेवेन्यू पर ध्यान देना है। तो जब एक प्रकाशक होता है, वही संपादक भी होता है, तो उसको मैनेजमेंट भी देखना है, पैसों की व्यवस्था भी करनी है, जी। और खबर भी ऐसी व्यवस्था करनी है कि आपकी चहल पहल भी हो अखबार की। तो शुरू से ही हमने ध्यान दिया, हमने अपने स्टाफ को इस प्रकार से तैयार किया हुआ है जी। 2001 से लेकर अभी तक कि आप जब निकलते हो, आपको विज्ञापन देखना है, आपको समाचार देखना है, और आप सबकी शुभकामनाओं से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान पर मेरा शुरू से अगाध विश्वास है। कर्म भी हम लोग काम तो करते ही हैं, सभी कर्म करते हैं, कुछ लोगों को सफलता। तो आज के युवाओं को क्या कहेंगे, वो यदि कुछ अपना आज के युवा, मैं कह रहा हूँ, कैसे आर्थिक चुनौतियों का सामना कैसे करें? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जैसे जब मैं समाचार सुनता था, धीमी गति के बुलेटिन, उस समय भी पत्रकारों का महत्व था और आज भी महत्व है ना। वो अलग बात है कि मोदी शासन काल में महत्व कम होने का प्रयास हुआ है, लेकिन महत्व बना हुआ है। आज भी लोग भली सोशल मीडिया पर कुछ भी आ जाए, लेकिन समाचार की ओर पहले देखते हैं, समाचार पत्र में क्या आया है ना, अखबार में क्या आया है। तो महत्व बना हुआ है, प्रामाणिकता ज्यादा, और प्रामाणिकता ज्यादा है, लोग महत्व देते हैं, समाचार पत्रों के पत्रकारों को बुलाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पत्रकार, एक पत्रकार का ही मैं एग्जाम्पल लूँ, कोई पत्रकार अगर किसी समाचार माध्यम में है और उसको अगर सैलरी कम मिल रही है, तो वो अपने समाचार माध्यम के मालिक है, संपादक है, उससे निवेदन करें कि यदि ये मैं मार्केटिंग करूं तो मुझे अतिरिक्त लाभ मिल सकता है क्या। तो मैं दावे से कह सकता हूं वो हाल तैयार हो जाएगा। वो कहेगा बिल्कुल आप मार्केटिंग भी करो। तो मार्केटिंग से पत्रकार का अपना आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, और समाचार वो जो दे रहा है उससे उसकी पत्रकारिता चल रही है। जी। तो क्या रह गया, अभी कुछ रह गया? अच्छा, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, पत्रकारिता में लंबा समय आपका है और मैं भी काफ़ी कुछ देखता हूँ आपकी पत्रकारिता, लेकिन कई बार आप पे आरोप लगते हैं कि आप व्यक्तिगत, जैसे चर्चा होती है या कुछ भी चीज़ें, क्योंकि आपने जैसे बताया मैं कहीं भी जाता हूँ तो उसमें से खबर खोज लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि आपने बात करी और उसको मतलब मिर्च मसाला लगा के ऐसे छाप दी। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपका जो कहना है वो कई लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। आप एग्जाम्पल देकर अगर बताएंगे कि फला ऐसा केस हुआ है, तो फिर मैं उसका एक अपनी ओर से उसको नहीं, इन सामान्य ही बताएं कि क्यों ऐसा लोग सोचते हैं। सामान्य में इसलिए ऐसा सोचते हैं, जैसे मैंने आपको खुद ही एग्जाम्पल दिया कि मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं खबर की दृष्टि से उसको देखता हूँ। तो अब लोग दूसरे उसको एंजॉय की दृष्टि से देखते हैं। मेरा एंजॉय इसी में है कि मैं हर जगह पत्रकारिता कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उस वृद्ध व्यक्ति का, मैंने नाम तो नहीं दिया, संपादकीय में भी नाम नहीं दिया, और ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा कि वो मालूम पड़ जाए उनको किसी को कि साहब वही व्यक्ति है। इससे तो भला ही हुआ ना कि पहले क्या था अतीत में और आज क्या है, वो दोनों का हमने कॉम्बिनेशन दिया है और समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास किया कि अच्छा क्या हो सकता है वैवाहिक जीवन में। बाकी ये लोग जो ऐसा सोचते हैं, एक दूसरा बताओ, दूसरा ये है कि जैसे आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग का ज्यादा जिक्र किया, वो क्या था कि जब हमने अपना GNT शुरू किया, ये किया, अखबार शुरू किया, तो कई लोग ये कहते थे कि यार ये गलत खबरें दे देते हैं, खंडन हो जाता है, ब्लैकमेलिंग जैसी बात आ जाती है। तो देखो क्या होता है कि जब अपने पास इस तरह के विरोधियों की खबरें आती हैं, ऐसा नहीं है विरोधी केवल नेताओं के भी होते हैं, पत्रकारों के भी होते हैं, विरोधी बहुत होते हैं। अब उनको लगता है कि अखबार चल रहा है और आप जब तटस्थ हैं, हाँ, तो दोनों पक्षों में से विरोधी हैं आपके। और ज्यादा वो कुछ तो भी छाप दिया। जी। तो फिर हमने अपनी रिकॉर्डिंग सिस्टम शुरू किया।
रिकॉर्डिंग के लिए मान लिए मैंने कहा इंगले साहब मुझे आपसे इंटरव्यू लेना है, तो इंगले साहब ने कहा अरे नहीं साहब नहीं यार, मैंने 2-3 सवाल लिए हैं और 2-3 सवाल मैंने पूछ लिए, अब वो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो गए, तो उसमें कहाँ गलत हुआ। आप कोई अपने घर की बातें कर रहे होते वो मैं चुपचाप से ले लूँ, जिस प्रकार की बात कर रहे होते कोई व्यक्तिगत वो मैं ले लूँ, तो ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है जिसमें किसी के घर हमने झांकने का प्रयास किया हो। हमने हमेशा जो समाचार है उसके लिए ही अपनी कॉल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया है और उसमें करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका इतना लंबा तजुर्बा है 39 साल पत्रकारिता के, 39 साल मतलब आप एक पूरा पत्रकारिता का विश्वविद्यालय हैं। आपके साथ बैठेगा तो एक छात्र बहुत कुछ सीखेगा। तो आज के आने वाले छात्र जो पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या करें वो जिससे कि एक अच्छा भविष्य पत्रकारिता में बना पाएं? देखिए, पत्रकारिता में जो भविष्य बना रहे थे, बना रहे हैं, बनाएंगे, ज़्यादातर उनको सिखाया जाता है सैद्धांतिक चीज़ें जी, पहली बात, और ज़्यादातर वो नेशनल डिबेट में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, है ना, इसमें कुछ नहीं रखा जी। युवाओं को तो इससे मतलब नहीं है अगर उनकी न्यूज़ की, अगर उनके काम की बात करें, क्योंकि जो भी नया पत्रकार आता है उसको तो या तो डेस्क पर काम दिया जाएगा लोकल की खबरों के लिए, या लोकल की जो कार्यक्रम होते हैं रिपोर्टिंग वहाँ भेजा जाएगा, तो उसको वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर जो नए पत्रकार हैं वो वहाँ ध्यान नहीं दे रहे। पहली बात, उनके पास कोई सर्किल नहीं, स्टेप नहीं चढ़ रहे, सीधे चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आसान है। राहुल गांधी के बारे में खूब आ रहा है तो उनके लिए आसान हो गया। जो लोकल के नेता हैं, अब मुझे जो बताओ, एक एग्जांपल में दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष सतीश करवार और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव ग्वालियर के, दोनों में बन नहीं रही है जब से बने हुए हैं जिलाध्यक्ष। ये बात युवा पत्रकारों को मालूम है? नहीं मालूम, वो जानना नहीं चाहते। वो जानेंगे तब जब वो जानने का प्रयास करेंगे, इस बारे में देंगे। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि सिंधिया जी की जो मीटिंग लेते हैं सिंधिया जी विकास को लेकर, उसमें तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आते हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे महापौर हो, और उनसे पूछो तो क्या बोलते हैं, हम तो विकास को लेकर आ रहे हैं। तो कोई बात ही नहीं है, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई जी। लेकिन जब वही विकास को लेकर अभ्युदय कार्यक्रम होता है, अमित शाह आते हैं, लाखों रुपए के इन्वेस्टर्स वाला जो कार्यक्रम होता है, उसमें महापौर भी नहीं आती हैं, उसमें विधायक भी नहीं आते हैं जी। तो ये राजनीति नहीं है जी। तो इस राजनीति को समझना पड़ेगा। छोटे जो पत्रकार हैं जो सीख रहे हैं, जब तक वो इसको नहीं समझेंगे, और मैं कह रहा हूँ ठीक है वो आपके अखबार में वो नहीं आ पा रहा, मान लीजिए हर अखबार की अलग अपनी वो है, अरे तो आप अपने सोशल मीडिया पर तो दो, तभी तो आपकी परिपक्वता पत्रकारिता में बढ़ेगी। मतलब आपके जो भी क्षमताएं हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, वहां से आपको जो भी कहीं कंटेंट मिल रहा है उसको आप कम से कम अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर दें और अपनी पत्रकारिता निखारें, शायद यही कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, प्रदीप मांढरे जी हमारे साथ थे आज, और उन्होंने अनुभव एक पत्रकार का कार्यक्रम में आज अपने जीवन की 39 वर्ष की जो एक पूरी एक कहेंगे कि धारा थी एक पत्रकारिता की, उसको अपना साझा किया है। और मैं आपको बता दूं 39 वर्ष में बहुत सारे उनके अच्छे बुरे अनुभव रहे, और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो यही समझता हूं कि जो भी पत्रकारिता में उन्होंने उस समय से देखा और आज तक करते चले आ रहे हैं, तकनीक बदल गई, संसाधन बदल गए, पत्रकारिता के तरीके बदल गए, लेकिन उनकी एक शैली है जो हमेशा हलचल मचाती रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने उनके साथ आज जितनी भी बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी को जो है वो एक रास्ता दिखाएंगी। और एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि देखिए आज ऐसा माना जाता है कि जर्नलिज्म इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट की तरीके से कई लोग लेते हैं, लेकिन जब पत्रकार के रूप में प्रदीप मांढरे जी ने शुरुआत की थी तो जर्नलिज्म इज़ द फर्स्ट लव की तरह उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनको लगा था कि मैं जर्नलिज्म के लिए ही बना हूँ। तो इस तरह का ही पैशन यदि आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में आ सकते हैं और कुछ बहुत अच्छा अपने देश और समाज को देकर जा सकते हैं। एक लाइन में और बोलना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं इस लाइन के लिए ही पैदा हुआ, मेरा इंटरेस्ट था, आज भी मेरा जो रुचि है वो सिर्फ पत्रकारिता है। सोते जागते पत्रकारिता का मतलब पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता मतलब कुछ भी, आप साइंस है वो भी पत्रकारिता है, खेल कुछ हो रहा है, हालांकि खेल में मेरा इंटरेस्ट कम है जी, वो भी पत्रकारिता है, तो उसमें भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ क्या वहाँ से कोई नया मिल जाए। और मैं आखिरी एक लाइन 2 लाइन में कहना चाहूँगा कि इस पत्रकारिता ने मुझे बहुत कुछ दिया, मान सम्मान दिया,
और हर ज़रूरतें जो एक आम इंसान की होती हैं वो जी। मेरी पूरी की, और सब कुछ दिया। तो मैं तो सभी जो युवा हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि उनमें थोड़ा भी इंटरेस्ट है पत्रकारिता के प्रति तो वो इस लाइन में आएँ, 4-5-6 साल इसमें पूरा झोंक दें। फिर आप खुद ही देखेंगे कि आप कैसे आपका मान-सम्मान होता है, कैसे आपकी आजीविका बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। धन्यवाद। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कही कि जिस प्रोफ़ेशन में आप हैं, वह प्रोफ़ेशन आपको एक मान-सम्मान दिलाता है और आप भी उसका मान-सम्मान करें। और ये थे हमारे साथ प्रदीप मांडरे जी, अनुभव एक पत्रकार का में, और आशा करते हैं कि उनका ये अनुभव आपको कहीं न कहीं आगे एक सही रास्ता दिखाएगा।